त्यागी। पाकिस्तान में इस वक्त आसिम मुनीर डरा सहमा है। उसे अपने ही देश में डर लग रहा है। डर के मारे वो छिपा घूम रहा है कि भाई कोई अज्ञात शूटर आएगा और मुनीर का काम तमाम करके चला जाएगा। ऐसा पहले पाकिस्तान में एक बार नहीं कई बार हुआ है। तब आतंकी मारे जाते थे और इस बार आका मारा जा सकता है। और ये बात कोई हवा हवाई नहीं है और ये बात कोई हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के ज़हीन पत्रकार, पाकिस्तान के सीजन पॉलिटिशियंस इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इन सबको छोड़िए, आसिम मुनीर की बॉडी लैंग्वेज, उसका मूवमेंट खुद इस डर की गवाही दे रहा है। फील्ड मार्शल के डर का आलम यह है कि मुनीर 24 घंटे अब बुलेट प्रूफ वेस्ट लगाकर घूम रहा है अपने ही देश में। खुद का बेडरूम हो, आर्मी का हेडक्वार्टर हो, मुनीर हर जगह चौकन्ना है, डरा सहमा है। मुनीर को खुद की जान जाने का डर है। मुनीर को डर है कि कोई उसे मौत के घाट उतार देगा। रावलपिंडी हेडक्वार्टर, जहां वो सबसे ज्यादा सेफ है, वहां भी वो बख्तरबंद पहने रहता है। खबर तो यहां तक आ रही है कि मुनीर सोते वक्त भी अपने साथ एक ऑटोमेटिक राइफल सर के पास रखकर सो रहा है और वो भी फुल्ली लोडेड होती है। उसने बेडरूम के बाहर ट्रेनिंग ऑफिसर्स को हटाकर अपने भरोसेमंद जवानों को तैनात कर दिया है। उसे ट्रेनिंग ऑफिसर्स पे भरोसा नहीं रहा है तो क्या मुनीर को जियाउल हक जैसे हश्र का खौफ सता रहा है? दुनिया जानती है कि कैसे जियाउल हक की मौत के पीछे एक आम की पेटी का किस्सा चला था। क्या मुनीर को भी डर है कि उसी तरह से उसकी जान ली जा सकती है? कराची के लियारी से मुनीर के खिलाफ जिहाद का ऐलान क्या हो चुका है? तो क्या कोई धुरंधर आ रहा है और मुनीर को किसी अज्ञात का हमलावर का डर क्यों सता रहा है? पाकिस्तान के पास्ट प्रेजेंट में इसका जवाब छिपा हुआ है और आज अपने शो में इसी जवाब को टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या मुनीर का दी एंड उसी के मुल्क में होगा, किसी धुरंधर से होगा, उसकी फौज से होगा, जियाउल हक जैसा हश्र होगा? क्या होगा मुनीर के साथ? हमारे खास मेहमानों का जोरदार तालीम के साथ स्वागत करें। मेजर जनरल अरविंद भाटिया हमारे साथ हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ वैभव सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। वैभव, शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि पाकिस्तान को तो आप बहुत बारीकी से समझते हैं और उस पर बहुत बारीकी नजर भी रखते हैं। धुरंधर से बड़ा डर लग रहा है मुनीर साहब को? देखिए, मुनीर को धुरंधर से तो डर होगा ही होगा, लेकिन मुनीर ने जहां जहां पे अपने हाथ डाले हैं दुनिया के जिन जिन कॉन्फ्लिक्ट्स में, वो कहते हैं ना पंचिंग अबव हिज वेट, वो अपने वेट से ज्यादा जो है वो पंच कर रहे हैं। सीधी भाषा में बोलो, औकात से ज्यादा उड़ रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं आप। और जैसे अभी आपने देखा कि हाल ही में वो लीबिया गए। लीबिया में जनरल हफ्तार की गवर्नमेंट, मतलब जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है जिसको यूएन ने सैंक्शन कर रखा है और जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है त्रिपोली की, उसके खिलाफ जनरल हफ्तार लड़ रहे हैं। और जनरल हफ्तार को ये 4.6 बिलियन डॉलर की जो है ये उनके साथ डिफेंस की डील करके आए। तो देखिए, वहां पे देख लीजिए, तालिबान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट ले रखा है और बोला है कि तालिबान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन तंदूर चलाया तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनके साथ भी लड़ाई ले रखी है। मुल्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो इवन यूक्रेन में भी रशिया के खिलाफ जेलेंस्की को जो है आर्टिलरी शेल्स प्रोवाइड करने से लेकर के उनको सारी आर्म सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो अपने कहते हैं ना अपनी औकात से उड़ करके दुनिया भर के बड़े बड़े गेम्स में अपना हाथ डालने का जो काम कर रहे हैं, देखिए इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। अब जनरल हफ्तार को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो जो त्रिपोली में जो गवर्नमेंट है वो भी आपके खिलाफ है। फिर वो कल को अफगानिस्तान में अफगान तालिबान को आपके खिलाफ सपोर्ट करेगी। अफगान तालिबान को फिर रूस सपोर्ट करेगा आपके खिलाफ, अगर आप यूक्रेन में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आसिम मुनीर ने जो अमेरिका जैसी जो ग्लोबल पावर्स हैं उनकी खुशामद के लिए, उनको खुश करने के लिए सिर्फ 1 बिलियन 2 बिलियन की डील मिल जाए तो अपनी जो फौज को, एक भाड़े की फौज जो हमेशा से रही है, लेकिन उसकी जो मंडी लगाई है, जो बाजार लगाया है कि जी इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स जाएगी, तो उसमें भी जो है हम हमास के जो फिलिस्तीनी है उनको मारने के लिए आपको 3,500 लोग हम अपनी फौज से दे देंगे, ठीक है, जो इजराइल के साथ मिलकर के उनको मारेगी हमास को। और सऊदी अरेबिया में आप देख लीजिए, यमन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे इन्होंने बोल दिया कि ठीक है भाई, वहां पे भी एक जनरल तो दे चुके हैं रहील शरीफ, जो कि आर्मी को सुन्नी लेड एक जो सुन्नी मिलिट्री का जो बना है अलायंस। तो ये जो दुनिया भर के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में जो उन्होंने अपने हाथ डाले हैं जी, तो डर सिर्फ अंदर से नहीं है, डर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से है। तो जब भी आसिम मुनीर के साथ अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती भी है तो यह जान पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअली इसके पीछे है कौन। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आपने इतने सारे दुश्मन बना रखे हैं
पूरी दुनिया में आपने आतंकवाद फैला रखा है। यानी अब मुनीर का काम कोई भी तमाम कर दे, पता नहीं चलेगा करा किसने है। बिल्कुल, और मुनीर को यही डर है कि मौत कहां से आ जाए उसे खुद भी नहीं पता। बिल्कुल यही बात है। और आप देखिए, अगर कल जो है वहां पे शेख जायद बिन नहयान जो कि यूएई के शेख हैं, अबू धाबी के, वो आए हुए हैं, ठीक है। और वो भी क्यों आए हुए हैं? ये जो 4.6 बिलियन डॉलर की जो डील जनरल हफ्तार के साथ हो रही है, वो बिल्डिंग जो है बेसिकली जनरल हफ्तार के साथ जो की है वो यूएई के कहने पे की है, ठीक है। वहां पे आप यूएई की बिडिंग कर रहे हैं। तो ये जो दुनिया भर में आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स में आप घुस रहे हैं, जो कि आपकी औकात से बहुत बाहर का गेम चल रहा है उधर, ठीक है, वो कहते हैं ना कि दो हाथियों की लड़ाई में जो है कीड़े मकोड़े पीस दिए जाते हैं। तो आसिम मुनीर भी उन्हीं कीड़े मकोड़ों की तरह बड़े बड़े जायंट्स की लड़ाई में पीस दिया जाएगा। और फिर इसके ऊपर जनरल जियाउल हक के आज तक नहीं पता चला कि उसको किसने मारा, ठीक है। यानी दो बड़े लोगों की लड़ाई में मतलब पिसना मुनीर का तय माना जा रहा है। भाटिया साहब, अगर आपके पास आऊं, क्योंकि जैसे अब आप तो हम पाकिस्तान में रहे हैं, उनका तो इतिहास रहा है कि पहले सर पे चढ़ाओ फिर खुद ही काम तमाम कर दो। फौज में बोला जाता है कि अपने साथ साथ दुश्मन के बारे में भी जानकारी बहुत ज़रूरत है। तो मैं आसिम मुनीर का थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। जलंधर में उनके पिताजी थे, एक स्कॉलर थे, टीचर थे, जाके पाकिस्तान चले गए आज़ादी के टाइम। उन्होंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग जो है फौजी फाउंडेशन स्कूल्स में करी और 1986 में मंगला में वो कमीशन होके गए। लेकिन अपने बैच में जो वो OTS है, अबोटाबाद नहीं बल्कि वो एकेडमी से नहीं बल्कि इस स्कूल से पास आउट हुए थे, उसमें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। मतलब वो फर्स्ट आए थे, इंटेलिजेंट थे जी। उसके बाद उन्होंने फ्रंटियर फोर्स ज्वाइन की और एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल वो सऊदी अरेबिया में थे, जहां उन्होंने हाफिज का खिताब लिया क्योंकि उन्होंने जो कुरान थी वो मेमोराइज कर ली। तो जो उनका रेडिकलाइजेशन होता है वो तकरीबन वहां से शुरू होता है। कमांड करने के बाद उन्होंने ब्रिगेड कमांड की गिलगिट बाल्टिस्तान में और डिवीजन कमांड की FCNA जो कि कश्मीर और POK के इलाके में उन्होंने अपनी डिवीजन कमांड की। उसके बाद 30 कोर गुजरांवाला में कमांड की, जिसके अंडर ये मुदरिके का इलाका आता है। तो उनका इन्फ्लुएंस, और ये जो गुजरांवाली वाली कोर है ये शकरगढ़ बल्ज या सियालकोट सेक्टर को देखती है। मतलब उन्होंने अपनी जितनी भी कमांड की वो उन्होंने भारत के अगेंस्ट की। ठीक है। उसके अलावा 2 बार वो इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम किया उन्होंने। DGMI थे वो 2017 में और 2018 में DGISI थे। उसके बाद क्वार्टर मास्टर जनरल भी रहे और फिर अचानक तख्ता बदला। इमरान खान के कट्टर दुश्मन होते हुए भी जैसे ही दूसरी सरकार आई तो वो प्रोपेल होके चीफ बन गए। लेकिन ये पहले जनरल हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। और ये इनकी जो औकात से ऊपर चढ़ने वाली बात है उसको मैं आगे ले जा रहा हूं। जो वैभव ने बताया 3-4 चीजें बदल गई, नहीं तो फौज तो बहुत सुप्रीम बहुत स्ट्रांग होती है पाकिस्तान में। एक, इन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। दूसरा, उन्होंने तालिबान से बैर ले लिया। तीसरा, बलूची और जो KPK में पश्तून है वो आर्मी के अगेंस्ट हो गए। अगर आप देखें तो पीक टेररिज्म जो था पाकिस्तान में वो था 2010 से लेकर 2014 तक। उसके बाद ग्राफ डाउन गया क्योंकि रहील शरीफ के अंडर इन्होंने कई ऑपरेशन लॉन्च किए KPK में और बलूचिस्तान में, डाउन हुआ। लेकिन 2021 में जब तालिबान आई अफगानिस्तान में और USA चला गया तो दोबारा रीसर्जेंस हुआ TTP का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। इन्होंने उनसे भी बैर लिया, इन्होंने अफगानी तालिबान से भी बैर लिया। तो ये जो, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज जो बदली हुई, इंटरनल सिचुएशन तो कमजोर हुई कि ये जो भारत है ये मोदी और योगी का भारत है। ये घर में घुस के मारता है। अभी तक 70 सालों में उन्होंने इस तरह का रीसर्जेंट भारत नहीं देखा था। हमारे चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हो जाए, चाहे मुंबई अटैक हो जाए, हमने कभी जवाब में कोई कार्रवाई करी ही नहीं। हमने खाली एक डोजियर पकड़ा दिया, हम UN चले गए, हमने इस तरह की कार्रवाई की। अब हम घर में घुस के मारते हैं और बोलते हैं तुम एक मारोगे तो हम तुम्हारे 10 मारेंगे। और एक बहुत बड़ी बात हुई है कि अब इंडिया ने बोल दिया है कि ये जो वर्दी वाले हैं
यही दहशतगर्द है, यही दहशतगर्द और जो सलवार कमीज में है और यूनिफॉर्म में यही फर्क कोई है। फर्क नहीं है। तो इनको मारना है और इनका सरगना कौन है? आसिफ मुनीर को मारना है। इसलिए यानी आसिफ मुनीर का पैनिक होना बिल्कुल सही बहुत लाजमी है बहुत लाजमी। और इसके दिन नंबर्ड है। आपने 45 दिन दे दिए हैं, मैं तो कहता हूं कल भी हो सकता है 4 साल बाद हो जाए, लेकिन होगा जरूर। होगा जरूर। गणेश शैलेंद्र, बड़ा अटपटा लगता है कि मतलब भाई आसिम मुनीर जो खुद को तमगे लटका रहा है, अपने आप को सर्वे सर्वा बना रहा है, संविधान का संशोधन कर रहा है, अब डर के मारे छिपा हुआ घूम रहा है। ये नौबत कैसे आ गई उसकी? और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के बारे में पता करना, मुनीर के बारे में मत पता करिए, पाकिस्तान आर्मी के बारे में पता करिए, क्योंकि उस बेचारे की अपब्रिंगिंग आर्मी से हुई है। अब जब वो मेजर रहा था तो वो एक कोई डेयरी फार्म था, वो उसका इंचार्ज था। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इज इनटू ऑल दिस बिजनेस। जब वो सीओ बना था रेंजर्स का, तो दैट टाइम ही वाज इंचार्ज फॉर अ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जो रियल एस्टेट वाले होते हैं, वो उनका इंचार्ज भी था। सो उससे जब ऊपर आए, अब ये जो सर ने 3 जगहों के नाम बोले हैं, मैंने लिख भी लिए इसीलिए। और बढ़िया बात देखिएगा, बिल्कुल प्रूफ की बात चल रही है। अब उन्होंने कहाँ कहाँ कमांड करी, शकरगढ़ में करी, मुरीदके में करी, गुजरांवाला में करी, तीनों जगह पर इंडिया ने ठोका इन्हें। मतलब अगर इनकी एज अ चीफ थोड़ी कोई अच्छी पकड़ होती उस जगह की, उसके जगह के नॉलेज की, आर्मी की, तो भाई साहब यहाँ पर कुछ तो करते आप, कुछ तो बचा पाते अपने आप को। आपने एक बड़ा शुरुआत में बड़ी अच्छी बात कर दी, दैट वाज कि कोई आतंकी क्यों? पूरी की पूरी आर्मी आतंकी है, पूरी की पूरी आईएसआई आतंकी है। आप समझने की कोशिश करिए। आप चीफ बन जाएं, आप सीडीएफ बन जाएं, आप फील्ड मार्शल बन जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जो प्रमोशन की बाकी जो एवेन्यूज हैं अपने आर्मी के अंदर, उसको तो रोक दिया ना। अब वो मिर्जा साहब चेयरमैन थे, निकाल दिए गए, चलिए जी खत्म हो गया आपका मामला। अब जो और बनना था चीफ, क्योंकि ये पहले और आखिरी होंगे शायद, जो कि अपने आप में चीफ भी है, सीडीएफ भी है, फील्ड मार्शल भी है, तीनों चीजें, तो आप अपने एनिमी तो खुद बना रहे हो। और उससे भी बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, आप कह रही थी बुलेट प्रूफ जैकेट, और वो जो गन उसके तकिए के नीचे है, वो इसलिए रखी जा रही है कि किसी दूसरे के हाथ से मरने से अच्छा है खुद ही मार लो। कम से कम ये तो हो जाएगा कि देखिए जी, मैं अपने देश के लिए शहीद हो गया, मैं अपने देश के लिए शहीद हो गया। अगर आप एक अच्छा एनालिसिस करके देखें, मुनीर साहब जो है ना, वो अपने लिए सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। मतलब अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है वो अपने आप देखेंगे, इसमें कहीं मुझे कोई जरूरत नहीं लीबिया जाने की कि चलो जी वहां से इन्होंने क्या किया क्या नहीं। पॉलिटिशियंस क्यों बोल रहे हैं ये वाली बात वहां पर? क्योंकि पॉलिटिशियंस के दिल में तो है कि ये बंदा नहीं होना चाहिए, पब्लिक के दिल में है कि ये बंदा नहीं रहना चाहिए, लेकिन बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि अगले दिन आपको गायब कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान की ट्रेडिशन रही है। सो बी रेस्ट एश्योर्ड, मुनीर जैसे कैरेक्टर के लिए आपको कहीं किसी की कोई जरूरत नहीं, ये अपने आप खुद अपनी मौत इनवाइट करेंगे। चलिए, हिंदुस्तान के लिए तो अच्छा है, लेकिन दिक्कत यह है कि एक मुनीर मरेगा तो ना जाने कितने मुनीर पैदा होंगे, क्योंकि वहां की सोच जो है वही यही है कि हिंदुस्तान की मुखालफत करो और अपनी जनता को, अपने आवाम को बेवकूफ बनाओ और उसी के साथ जो है अपने लिए वाहवाही बटोरो। दत्ता सर, अब आपसे समझना चाहेंगे, मैं सबसे, आपने सभी की बातें भी सुनी होंगी। मुनीर, ऐसा क्या हो गया कि पिछले 3 महीने पहले तक उसने एक नैरेटिव बनाया कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं, मैं हूं तो तुम बचे हुए हो, सेफ हो, मैं हूं तो पाकिस्तान आबाद है, देखो अमेरिका से भी दोस्ती कर लेता हूं, चीन से भी कर लेता हूं, या लंच खा लेता हूं। लेकिन बीते 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा डाउनफॉल आया है कि बलूच हो, इमरान के समर्थक हो, हर जगह से, अफगानी हो, हर जगह से इस वक्त मुनीर को एक तरह से कहें तो लात पड़ रही है और मरने का डर सता रहा है। सोलक बिल्कुल पिनाज, बड़ी पुरानी कहावत है, द मैन हु लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन। आप मेरा मतलब समझिए, मैं हिंदी में अगर इसका अनुवाद करूं, जो आदमी बंदूक के सहारे जीता है वो बंदूक से ही मरता है। वो तो अभी ओप संदूर से पहले पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल था? बलूच रोज मार रहे थे पाकिस्तान की फौज को। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी वाले रोज पाकिस्तानी फौज को अम्बुश करके 5, 10, 15 रोज मारे जा रहे थे। सैकड़ों की तादाद में ये इस साल में जो 2025 अब खत्म होने वाला है, इतने बड़ी तादाद में पाकिस्तान के फौजी मारे गए। अभी वो अंदर में इसको लोग थू कर रहे थे कि मुनीर क्या ये चीफ है, तेरे नीचे ना तू बलूचिस्तान से लड़ पा रहा है,
ना खैबर पख्तूनख्वा में है, वह सिंध में अप्रेस चल रहा है, वह पीओके में हंगामा हो रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये क्या फौज है ये? तो अभी वो उससे ध्यान भटकाने के लिए उसने पहलगाम का हमला करा दिया। उसने सोचा पहलगाम का हमला होगा, भारत जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा और फिर मैं पूरी आवाम को खड़ा कर दूंगा, देखो भारत ने हमला कर दिया, अभी सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ। तो उसने वो हमला किया, पहलगाम में हमारे 27 निर्दोष लोगों को मरवाया और भारत ने फिर उसका जवाबी हमला सिंदूर के तहत कर दिया। तो उससे उसको फायदा क्या हुआ कि वो जो एक माहौल उसके बरखिलाफ बन रहा था, सारे अवाम उसके पीछे खड़े हो, भारत ने हमला कर दिया, ये तो हमारा आसिम मुनीर ने बड़ी जंग लड़ी और उसको फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल मतलब शर्म आनी चाहिए इस आदमी को, जंग हारने के बाद फील्ड मार्शल बन गया। फील्ड मार्शल कौन होता है? सैम मानेकशॉ। 71 की जंग में 93,500 पाकिस्तानियों की पेंट उतार के खड़ा कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में एक नए मुल्क को जन्म दिया हमने, बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। फिर बना फील्ड मार्शल, वो होती है इज्जत। अभी आप आ जाइए कि हमने क्या किया, हमने अब संदूर में मारा, चुन चुन के मारा और इनके सारे टेररिस्ट टारगेट हमने स्ट्राइक करे। हमने बोला हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। इसे बोलो नो अब तो मैं भी मारूंगा। इसने अपनी ड्रोन भेजी, कुछ मिसाइलें भेजी, हमने मार के गिरा दी और फिर हमने इसके 11 एयरफील्ड तबाह कर दिए। फिर अमेरिका रोने लगा क्योंकि उनका भी वहां पे एक इंटरेस्ट है, कहां? नूर खान में, ठीक है। तो उन्होंने बोला भारत को भाई अब मत मारो और इसको। तो हमने बोला भी, हमने पहले भी इसको बोला था, हमने टारगेट अचीव कर दिया, तुम इसका नहीं करना चाहते, अगर तुमको बंद करना है हमारे डीजीएमओ से बात करो। तो फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हाथ जोड़े हमारे डीजीएमओ को, भाई बहुत हो गया, अभी बंद कर दो। तो हमने बोला ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया है, अभी हम इसको बंद कर रहे हैं। तो हमने किसी अमेरिका के कहने पे जंग नहीं रोकी। पाकिस्तान को हमने पहले भी बोला था, हमने कर दिया, आप हमसे बोले हम जंग को रोक देंगे, हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। और इसके बाद हमने क्या बोला, आज के दिन में वर्दी और सिविल में कोई अंतर नहीं है। हर एक आदमी जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है भारत के खिलाफ, नॉन स्टेट एक्टर कोई नहीं है, सारे स्टेट एक्टर हैं। अभी मुनीर की मुसीबत, मुनीर कौन है? शिया मुसलमान, एक सुन्नी मुल्क के अंदर शिया मुसलमान, उसको तो वैसे नींद नहीं आनी चाहिए, सुन्नी उसकी गर्दन काटेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बता रहा हूं आपको, जो लोग शिया सुन्नी का जो इनका जो चलता है, इनकी लड़ाई चलती है आपस में जी, ये शिया एक सुन्नी शेर के ऊपर बैठा हुआ है, इसको नींद कहां से आएगी? और ऊपर से भारत से दुश्मनी, इधर से दुश्मनी, उधर बीएलए, दोबारा अभी क्या हो रहा है, दोबारा बलूच, दोबारा टीटी पे, वहां से अफगानिस्तान, अभी अंदर से कौन? इमरान खान। आज इमरान खान के सारे पठान लाहौर में घुस गए हैं, ठीक है। तो ये मौत मरने वाला है, ये आज नहीं तो कल कितने गाजी आए, कितने गाजी चले गए, कितने अयूब खान आए, जिया आए, कितने आए, सब गए। भारत वही का वही कायम है। तो इसकी मौत आने वाली है, आज नहीं तो कल। अगर आपको याद हो, जब इन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी, उसके 2 बेटे थे, शाहनवाज और मुर्तजा भुट्टो, और उसकी बेटी थी कौन? बेनजीर भुट्टो। उन 2 बेटों ने एक ग्रुप बनाया था, अल जुल्फिकार ग्रुप, और उन्होंने बोला था हम जिया अल हक से बदला लेंगे। उस ग्रुप ने बहुत सारे अटैक करे पाकिस्तान में, जिया के ऊपर भी अटैक करे, बाद में वो दोनों मार दिए गए। इनके आईएसआई ने दाने बाएं करके उनको मार दिया, लेकिन उससे पहले वो जिया का कब्र खोद के गए, वो जिया को मार के गए। इमरान खान के भी 2 बेटे हैं, अगर इमरान खान को कुछ करेगा, वो भी कोई ना कोई जिहाद लड़ेंगे इसके साथ, पूरे पठान लड़ेंगे, पूरे अफगान लड़ेंगे। तो मुनीर के दिन गिनती के हैं, ये फैक्ट हो गया है। चलिए, तो इस वक्त हमारा पूरा पैनल इस बात को कह रहा है कि मुनीर के दिन अब गिनती के बचे हैं। वो गिनती 4 दिन की होगी, 4 घंटे की होगी, 40 दिन की होगी, ये अभी उसके लिए इंतजार करना बाकी होगा। लेकिन मुनीर का मरना तय है, और अपने अंदर ही कौन मारेगा, क्योंकि इतने दुश्मन पाल लिए हैं कि खुद नहीं पता कि किसकी मौत और कैसी मौत वो मरने जा रहा है। वैभव, अगर देखें तो मुनीर खुद को अभी उसने प्रोपेगेंडा बना के लार्जर देन लाइफ संविधान में बदल के अपने आप को दिखा रहा है कि भाई मैं ही हूं सर्वे सर्वा।
लेकिन अगर देखें तो मुनीर के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा पाकिस्तान को डैमेज हुई है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के बुरे हालात हुए हैं। जी बिल्कुल, आप देख लीजिए, आप उनकी अगर आर्मी की कैजुअलिटीज देख लीजिए तो लगभग 3,500 फौजी हर साल मर रहे हैं। मतलब ये कैजुअलिटीज, हमारे तीनों वेटरन्स यहाँ खड़े हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, इतनी कैजुअलिटीज तो वॉर में हुआ करती है जब फुल ब्लोन वॉर होती है। ठीक है, तो अगर आपके पीस टाइम में सो कॉल्ड अगर 3,500 कैजुअलिटीज हो रही हैं साल में, यानी कि आपको बलोच भी मार रहे हैं, आपको टीटीपी भी मार रही है, पश्तून भी खैबर पख्तूनख्वा में मार रहे हैं, आपको पीओजेके में भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। आपने खुद इस चैनल पे प्रोग्राम किया है कि जब लाखों लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सड़कों पे निकले और फौज ने उनको भी गोलियां मारी, पीओजेके के जो हमारे सिटीजन है एक तरीके से, तो एक तरीके से आप कहते हैं ना कि आप बंदूक के जोर पे आप 25 करोड़ लोगों को दबा करके उनके वोट को, उनकी जो रजामंदी है, आप उसको जो है डिक्टेट करना चाहते हैं, तो ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आप देख लीजिए कि जब 9 मई का वाकया हुआ, जब इमरान खान को इन्होंने अरेस्ट किया, तो उस समय कैंटोनमेंट्स पे हमले हुए, जीएचक्यू रावलपिंडी पे हमला हुआ जो तारीख में कभी नहीं हुआ था, पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, और इनके जो आईएसआई के सेफ हाउसेस थे अक्रॉस पाकिस्तान, उनके ऊपर हमले हुए। यानी कि आवाम ने ये मैसेज दिया, वहां की जनता ने ये मैसेज दिया कि हमें पता है। ठीक है, वहां पे एक नारा लगा कि जो ना हमको सब मालूम है, ये जो नामालूम है, यानी कि जो आईएसआई के लोग जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं, जिनको ये कहा जाता है कि नामालूम अफराद है, यानी कि कोई नहीं पता ये कौन है। ठीक है, तो जनता ने नारा लगाया कि हमको ये जो नामालूम है, हमको सब मालूम है, कि हमको पता है तुम्हारे सेफ हाउसेस कहाँ हैं, हमको पता है कि तुम लोग कौन हो, और इनकी जो हमारे पॉलिटिशियंस की किलिंग होती है, हमारे जो वर्कर्स की किलिंग होती है। महरंग बलोच आज जेल में क्यों है? एक आप सोचिए कि इतना बड़ा फील्ड मार्शल है और एक बच्ची से डरता है। वो एक बच्ची को उसने जेल में डाला हुआ है, उसको ये डर लगता है अगर ये बच्ची बाहर आ गई तो ये बच्ची ये ताकत रखती है कि मेरा तख्ता उलट कर सकती है। तो अगर आप एक बच्ची से डर रहे हो तो काहे का फील्ड मार्शल है वो? आप इमरान खान से डरते हो, आपके देश का हीरो है, और पाकिस्तान की तारीख है, उनका आप इतिहास उठा के पढ़ें, उन्होंने अपने हर हीरो को, वो जैसे भी हीरो रहे, उन्होंने सबके साथ यही काम किया है। मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बुलेंस नहीं दी कि मर जाए तब एम्बुलेंस भेजेंगे, फाउंडर ऑफ द नेशन के साथ ये किया। फातिमा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को गद्दार बोला, किसने? अयूब खान ने, वो भी फील्ड मार्शल था। ठीक है, फाउंडर ऑफ द नेशन की बहन को गद्दार बोला, उसको गोलियां मारी, उसकी आज तक जांच पूरी नहीं हुई। लियाकत अली खान के साथ क्या किया, बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या किया। इन्होंने तो सारे जो कहते हैं ना कि अपने जितने भी नेशनल हीरोज थे उन सबको मारा इन्होंने, उन सबको गद्दार बताया है। तो आज इमरान खान गद्दार है, आज उसको मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसको मार क्यों नहीं रहे? क्योंकि प्रेशर बड़ा है, सऊदी अरेबिया का प्रेशर भी बहुत है। सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि अगर उसको मार दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसको मारना नहीं। नवाज शरीफ को भी मारना चाहते थे, उसको भी सऊदी अरेबिया ने नहीं मारने दिया। सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई हमारे यहां भेजो, तो आपको याद होगा कि वहां से निकले और फिर जेद्दा गए। तो ये सारा का सारा पाकिस्तान की आर्मी का इतिहास है। वो डरते हैं, बुज़दिल लोग हैं, कायर लोग हैं। देखिए, आप मेरे पास बंदूक हो, एक हुजूम हो, वो एक हुजूम है, वो एक ग्लोरीफाइड टेररिस्ट है जो वर्दी पहनते हैं। ठीक है, एक आतंकवादी जो तालिबान का जो सलवार कमीज में लड़ रहा है, उसमें और पाकिस्तान आर्मी में बस इतना अंतर है कि वो वर्दी में लड़ रहे हैं, वो सलवार कमीज में लड़ रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। सेम आइडियोलॉजी है जिहाद की, जिहाद फी सबीलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी का मोटो है। ठीक है, तो जिहाद फी सबीलिल्लाह तो तालिबान का भी है, जिहाद फी सबीलिल्लाह तो लश्कर तैयबा का भी है, जिहाद फी सबीलिल्लाह तो जैश मोहम्मद का भी है, आईसिस का भी है, बोको हराम का भी है, अल शबाब का भी है, किसका नहीं है? सारे जिहाद कर रहे हैं। तो ये फौज भी जिहाद कर रही है। आपने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग में, उनके कोर्स में डाला कि भाई पहले ये था, जब तक जियाउल हक नहीं बना था तब तक ये था कि भाई हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और जो ज्योग्राफी है पाकिस्तान की, हम उसको डिफेंड करेंगे, उसकी ट्रेनिंग ये थी। जियाउल हक के बाद क्या हुआ? जिहाद फी सबीलिल्लाह, कि भाई ये फौज अब जिहाद करने के लिए बनी है। तो आपको जो आसिम मुनीर दिख रहा है, आने वाले जनरल भी आपको आसिम मुनीर जैसे ही दिखेंगे। आप अभी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ है वहां पर मेजर जनरल वाजिद अजीज, आप उनकी फोटो देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनकी। तो ये जो दाढ़ी वाले जनरल्स हैं, यही आपको आगे दिखेंगे। ऐसे ही कुरान, मतलब फ्यूचर में और ज्यादा ये लोग कट्टर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा दाढ़ी है। नहीं सर, लेकिन आपकी दाढ़ी के साथ मूंछ भी है। तो वो जो है ना, वो जिहाद वाली दाढ़ी है। तो ये जो सारा का सारा जो सिस्टम बनाया जा रहा है, और जिस तरह से ग्लोबल जिहाद को सपोर्ट करने के लिए, आप सोचिए कि आईसिस को, आईएसकेपी को, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को कौन बना रहा है, कौन पाल रहा है? पाकिस्तान आर्मी पाल रही है। और दुनिया की इकलौता ऐसा मुल्क है पाकिस्तान और वहां की आर्मी जिसके ऊपर तालिबान आरोप लगा रहा है कि आतंकवादी है। और तालिबान को किसने बनाया? अब सोचिए, तालिबान अगर किसी को आतंकवादी कह रहा है तो मतलब ये आयरनी कह लीजिए, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है?
वो कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट को, आईसिस को ये पाल रहे हैं हमारे अपने यहाँ पे, और हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए मस्तूंग में जो ऑपरेशन किया डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो अफगान तालिबान की है उसने और बलोचों ने, बीएलए ने मिलकर के बलोचिस्तान में मस्तूंग में ऑपरेशन किया। बुलान नदी के किनारे ट्रेनिंग कैंप बना हुआ था, उस ट्रेनिंग कैंप में वो आईसिस का ट्रेनिंग कैंप था। अब आप सोचिए आईसिस के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं अफगान तालिबान और बीएलए मिलकर के, और वहां पे ऑपरेशन करके वहां जितने पासपोर्ट्स वहां पे अक्वायर किए गए वो सारे पासपोर्ट किसके थे? लिबियंस थे, सीरियंस थे, और यहां वहां से अब पाकिस्तान आर्मी के मर्जी के बिना बलूचिस्तान में, अच्छा सबका जो चेक इन था, ठीक है, वो सबका सब कराची में था, यानी कि सारे के सारे कराची आए सीरिया से, लीबिया से, और चेकआउट करके वहां से निकले, मस्तूंग चले गए बलूचिस्तान कराची से, वहां पे ट्रेनिंग कैंप लगा लिया। तो बिना आईएसआई और पाकिस्तान की मदद की मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप कराची तक घुसाएंगे, जब तक उनकी शय नहीं होगी कैसे घुसेंगे? ठीक है, दो बांग्लादेशी भी थे, ये पासपोर्ट बता नहीं हाँ, रहे। वो बांग्लादेशी भी थे। और आप आज भी देख लीजिए, इवन बांग्लादेश में भी जो आतंकवादी अंसारुल बांग्ला वाले जितने हैं, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। उनकी ट्रेनिंग कैंप कहां लगे हुए हैं? तरबेला में लगे हुए हैं पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान एक ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म है, और ये जो आतंकवादी आज पाल रहे हैं, जैसे पहले अफगान तालिबान को पाला, आज वो मार रहे हैं, आज इनको पाल रहे हैं आईसिस वालों को और इन बांग्लादेशियों को, कल ये मारेंगे इनको। और आपको ये बता दूं, म्यांमार में एक चीज, म्यांमार में जो अराकान जो आर्मी है, जो एक आतंकवादी संगठन है, जो वहां पे बुद्धिस्टों को जिन्होंने जिंदा जलाया और जिसके बाद म्यांमार में एक ब्लोबैक आया, उसका जो लीडर है अताउल्ला जुनूनी, वो कराची में पैदा हुआ, वो कराची का रहने वाला है, वो म्यांमार में आतंकवाद चला रहा है, वो वहां पे संगठन चला रहा है। मतलब कुल मिला के आतंकवाद जो है वो मेड इन पाकिस्तान ही है। बिल्कुल, मतलब हो कहीं भी रहा हो, मतलब आतंकी और आतंकवाद मेड इन पाकिस्तान एक आईएसआई मार्क यहाँ होता है, एक आईएसआई मार्क पाकिस्तान से लगता है। और वो कहीं भी हो, आप अगर पूरी दुनिया में उठा के देख लेंगे, कहीं ना कहीं जो भी आतंकी निकल कर आते हैं, उनके तार, उनकी ट्रेनिंग, उनके हैंडलर, उनका साजो सामान, पाकिस्तान का कुछ ना कुछ लिंक जरूर आता है। तो भाटिया सर, अब ये मुनीर खुद मरेगा या डील लेके भाग जाएगा, दूसरा मुनीर आ जाएगा? देखिए, इसने अपना अभी बैलेंस बनाने की कोशिश की है। इसके सर पर कई सारी नाव में पांव रखी है, फैमिली को पासपोर्ट दिला दिए हैं यूएसए के। अब कुछ सुनने में आ रहा है कि कनाडा भी जा सकता है ये, क्योंकि अब तक जो आज से मुशर्रफ से पहले के जो जनरल थे, उन सबको बड़ा आसानी से पासपोर्ट मिल जाता था यूएसए का या वेस्ट का। उसके बाद से आपने देखा होगा कि ये मुश्किल होने लगा, क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन जो आर्मी में आने लग गई और ये जो दाढ़ियां बढ़ने लग गई और मूछें जो हैं वो कटने लग गई, तो तब से क्या हुआ कि वेस्ट ने भी थोड़ा सा अपना हाथ पीछे कर लिया। चाइना ये जाना नहीं चाहते, 90% इनकी जो सप्लाई हो रही है मिलिट्री हार्डवेयर की, वो चाइना से आ रही है। तो इन्होंने कहाँ बसना शुरू किया? इन्होंने मिडिल ईस्ट में बसना शुरू किया, इन्होंने टर्की में बसना शुरू किया, इन्होंने स्पेन में बसना शुरू किया, फ्रांस, ग्रीस, ये ऐसी जगह जाके ये जनरल भाग के घर ले लेते हैं। और मेरे से जनरल पूछते थे जब मैं इस्लामाबाद में था कि सर आपने घर कहाँ बनाया? मैंने कहा एक छोटा सा घर बना रहे हैं यार गुड़गांव में। बोला छोटा सा घर? आप तो ब्रिगेडियर तो अभी हैं, जनरल बनने वाले हैं, तो यूके की बात करिए। मैं कहा यूके इंडियन आर्मी वाले के पास घर एक बहुत छोटा सा होता है, अपनी तनख्वाह पे बनाते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये टेररिज्म को देखें, जो सांप ये अपने घर में पाल रहे हैं, इनको काटना शुरू किया उन्होंने, लेकिन अगर आप 2009 से 2019 का ट्रेंड देखें तो 22,000 कुछ लोग जो थे वो सिविलियन हलाक हुए थे, ठीक है, इस टेररिज्म में। और जो फौजी थे वो तकरीबन 7,000 थे, 10 साल में 7,000 मरे थे। और इन्होंने क्लेम करते हैं कि इन्होंने 8 से 10,000 टेररिस्ट इन्होंने मारे। लेकिन 2019 के बाद ये उल्टा हो गया। टेररिस्ट अब क्या कर रहे हैं? सिविलियंस को छोड़ रहे हैं और अब ये फौजी को मार रहे हैं, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि जो असली टेररिस्ट है वो पाकिस्तान फौज है। तभी आपने देखा होगा, जैसे दत्ता साहब ने भी बताया कि इस साल 3,500 फौजी अब तक मर चुके हैं। और अगर आप देखें और क्या बोलते हैं, जो टेररिस्ट अभी मरे होंगे, तो अगर जो ऑफिशियल आप उसमें जाएं तो 300 से 400 टेररिस्ट तो ये बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उससे भी कम मरे होंगे। तो ये जो इक्वेशन है पूरी चेंज हो गई है, और धीरे धीरे जो ये जो न्यूज है ये आसिम मुनीर के चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। तो आसिम मुनीर ने अपने लिए इतने सारे दुश्मन बना लिए हैं, विद इन द फौज भी बना लिए हैं, कि भाई खुद अपने लिए सबसे बड़ी पोजीशन लेके बैठ गया है, खुद रिटायर होगा नहीं, जितने भी ऑफिसर्स होंगे अपनी मर्जी से चुनेगा, शरीफ ब्रदर्स के साथ उसकी पट नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल भी उसने अपने लिए बहुत ज्यादा मुखालफत जो है वो क्रिएट कर ली है। लेकिन सवाल एक घूम फिर के आता है कि भाई सर फौजी तो है ना, फील्ड मार्शल ही सही, लेकिन चीफ था,
कर्नल शैलेंद्र, इतना डरपोक क्यों है? अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर आप बॉर्डर एरियाज में जाएंगे, मतलब क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मतलब हम नहीं कह रही भाई हम तो वर्दी की इज्जत कर लें, लेकिन जितने भी उनके पत्रकार हैं, वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद कह रहे हैं कि डरा सहमा फिर रहा है। मैं भी और यही जब कह रहा हूँ, ऑपरेशन upbringing, सिंदूर हो रहा था उसमें upbringing। भी बंकर में जाके छुप गया था। तो मैं अपब्रिंगिंग इसी को कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी बॉर्डर पोस्ट पर जाएं और अगर सामने वाली साइड पर अगर आप देखेंगे, मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, पोस्ट 43, 44 हमारे पास कारगिल में है, पाकिस्तान दूसरी साइड है, हमारे इस साइड है, दोनों के बीच में एक नाली सी बह रही है जिसको हम अपने तरह से बॉर्डर बोलते हैं। इसके बीच में ये पोस्ट इसलिए फेमस है कि वो वहाँ से लेटर्स भेजते हैं, हम यहाँ खींच लेते हैं, हम लेटर भेजते हैं, वो वहाँ खींच लेते हैं। हम जब वहाँ पर डिप्लॉयड थे तो उनका जवान सबसे पहला, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने भी अपने रैंक वैंक उतार कर गए ये सोचकर कि चलो यार पहचानेगा नहीं, तो जैसे उसने कहा तो उसने कहा आदाब अरजय साहब। मैं जानबूझकर इधर उधर देखा कि ये क्या मामला है, बोला साहब अफसर दूर से नजर आ जाता है। मैंने कहा अरे माय गॉड। और सोचिए वो जवान बेवकूफ़ नहीं है, वो जवान को पता है, बोले साहब सिर्फ ये इंडियन आर्मी में अफसर आगे आता है, हमारा नहीं आता है, हमारे यहाँ पर अभी भी 30 किलोमीटर दूर जो बेस है वो वहाँ पर रहते हैं। मुझे बताइए आप, अभी हम बात कर रहे हैं मुनीर की कि मुनीर ने चलो जिहाद किया, कौन सा जिहाद कर लिया, क्या चीज़ मार ली? पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, क्या मौलानाज उससे खुश हो गए? अदरवाइज मौलानाज के लिए तो वो इंडियन आइडल होना चाहिए था कि देखिए जी इतना बढ़िया काम कर रहा है ये। ISIS खुश हो गई, TTP खुश हो गई, कौन खुश हुआ? और मैं कहता हूं चलिए ये भी छोड़ दिए, वो ब्रीफ केस लेकर गए थे कि मैं बिजनेस भी कर लूंगा, जैसे अभी वो लीबिया में बिजनेस कर आ रहे हैं, जबकि लीबिया में बिजनेस सिर्फ इसलिए हो पा रहा है, ये आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि वो UN सैंक्शंस में है। लीबिया इज अंडर सिंस जनवरी, रिन्यू हुए हैं 2025 में कि सारे सैंक्शन स्टैंड करते हैं। इसलिए आप वही वाले चोर चोर मसेरे भाई कि आप उसी को तो दे पाएंगे, ठीक है ना। उससे भी बड़ी बात, वो जो आप सूटकेस की जो मैं बात कर रहा हूं, ब्रीफ केस की, अगर आप बिजनेस अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, चलिए मैं आपको ग्रांट करता हूं, मिला क्या? रियलिटी चेक कर लीजिए अपने अपने गूगल कर 43% ग्रांट्स पाकिस्तान में आने कम हो गए हैं। मतलब आप ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी इकॉनमी को। आप तो गए थे बिजनेस करने, वो बिजनेस करने देश के लिए नहीं जा रहा है, वो अपने लिए जा रहा है, वो अपने बच्चों के लिए करने जा रहा है। आप बता दीजिए उसके तीनों बच्चे कहां हैं, किसको पता है? पाकिस्तान में कोई बता दे मुझे कि उसके बच्चे कहां रहते हैं, क्यों इतना? और सर बता रहे थे ना कि छोटा घर बड़ा घर, आ जाइए मेरे पास नोएडा में, मैं सेक्टर और हाउस नंबर जानबूझ के नहीं बता रहा क्योंकि सिक्योरिटी कंस्ट्रेन वाली बात हो सकती है, आज नहीं तो कल। बिपिन रावत सर का घर और मेरा घर आस पड़ोस वाला है, वो मेरे पड़ोस वाले फ्लैट में, मैं इस साइड वाले फ्लैट में हूं। एक CDS आर्मी चीफ का घर वो है, एक फ्लैट जो उन्होंने लिया। आप सोचिए, मुझे एक, अगर आपकी याददाश्त में आ रहा है, कोई एक आर्मी चीफ बता दीजिए पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में रह रहा है। चलिए पाकिस्तानी से पूछ लीजिए। और मुझे क्या नहीं रह रहा है? ओ ठीक है सर, वो तो अब उसकी उम्र रह क्या बची, ज्यादा बड़ी बात, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। और मुझे एक बता दीजिए हमारा चीफ जो बाहर रह रहा है, जिसका घर बाहर है, वो सेटल्ड बाहर है, क्यों? आपने बात करी ना वो बुलेट प्रूफ जैकेट और वो बंकर और ये सब, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, हमारे चीफ कहां थे? हमारे चीफ अपने घर से, आर्मी हाउस से साउथ ब्लॉक, रोजाना सड़क पर वो गाड़ियां दिखती थी जो उससे वो ऑफिस जाते थे और आते थे। ये मतलब दिस इज ओपन सीक्रेट। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा चीफ को कहीं किसी से कोई डर नहीं है, बॉर्डर सिक्योर है, एयर डिफेंस तगड़ी है, इंटरनल सिचुएशन बढ़िया है। ये प्रॉब्लम है मुनीर के लिए कि इन सब के सब पैरामीटर्स पर मुनीर अपने देश के खिलाफ जा रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, अपने लिए सिर्फ गेन कर रहे हैं। और जब आदमी अपने लिए गेन करता है ना, तो उसे यह जरूर लगता है कि ये सारी आंखें को मैं बेवकूफ बना रहा हूं, ये मुझे नहीं देख पा रही हैं, जबकि विदाउट रियलाइजिंग ये जो 100 दर्जन आंखें हैं, ये मुझे हर एंगल से जानती हैं। और वही आंखें अब मुनीर की मौत चाहती हैं, क्योंकि अब आप देखिए कि वर्दी, चलिए आपको एक पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद है, एक नेता पसंद है, एक नेता नहीं पसंद है, सबकी अपनी अपनी अलग ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जब हम वर्दी देखते हैं तो हम सब लोग एक ही भावना के साथ उसे सल्यूट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और जब बात चीफ की आती है तो फिर बात अलग ही हो जाती है। पर वहां पर चीफ ही अगर अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा है, उसे अपनों से ही डर है, तो सोचिए वो कर क्या रहा होगा। आप सब लोग अपने सवाल तैयार रखिएगा, बिल्कुल आऊंगी मैं आपके पास। दत्ता साहब, एक रिमार्क आपका भी, फिर उसके बाद हम सवालों का सेशन शुरू करते हैं कि मतलब जी 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 आप बोलिए, आप अगर आप कुछ कह जाए। देखिए पिनाज, ऐसा है
जो आर्मी का चीफ किसी देश को बाय रिमोट कंट्रोल चला रहा हो, जिसको पता है कि सारी ताकत उसके हाथ में है, जितनी और सरकार है वो कठपुतली है, वही सारा कुछ कर रहा है, तो ये किसके मुंह पे ऊपर तमांचा है? पाकिस्तान की अवाम को जागना पड़ेगा, जो जाग रही है आज। जिस दिन पाकिस्तान की अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान की फौज उनको लूट के खा रही है, लूट खसोट कर रही है और वो भूखों मर रहे हैं, तो उस दिन ये पाकिस्तान की फौज का तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब? हमने इमरान वाले केस में देखा जरूर, लेकिन उसके बाद ये सब लोग फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ गए, क्योंकि उसने कहा कि हिंदुस्तान को मारो, ये सब एक हो गए, क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत तो हिंदुस्तान मैं से। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पाकिस्तान की अवाम को, भारत की फौज पाकिस्तान की 1 इंच जमीन के ऊपर पैर नहीं रखेगी। आप अपनी फौज को हटा दीजिए, सिर्फ पीओके हमारा वो हम वापस लेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहिए हमें। और ये जो फौज है, ये किसके जोर पे आपका खून चूस रही है? भारत हमला कर देगा। भारत हमला नहीं करेगा। तुम हिमाकत करोगे तो हम मारेंगे, तुम हिमाकत करोगे तो हम मारेंगे तुमको। इसलिए पाकिस्तान की अवाम को जागना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोगों को अगर जमहूरियत चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, उनको ये फौज को हटाना पड़ेगा जो इनका खून चूस रही है। भारत की फौज अपनी अवाम की सेवा करती है, अपने बॉर्डरों की रक्षा करती है। अंदर कोई भूचाल, भूकंप, फ्लड आता है तो वहां पे जाके लोगों की जान बचाती है। यहां पे हम खून नहीं चूसते। तो ये भारत की फौज का और पाकिस्तानी फौज का ये अंतर है। सर यानी अब कंपेयर क्यों क्रांति कर रहे चाहिए हो आप? पाकिस्तान नहीं, में। मैं ये बता रहा हूं कंपेयर करो ही मत सर, मेरी तो इंसल्ट हो जाती है जब पाकिस्तान से कंपेयर हो रही है। चलिए, कुछ सवाल आ गए हैं हमारे पास, जरा जल्दी जल्दी सवाल ले लें। हाँ, मैं वैभव सर से जानना चाहता हूं, सर आसिम मुनीर ने तो आगे कुआं पीछे खाई वाली नौबत करी दी है। अगर वो अमेरिका की बात मानता है और गाजा जाता है तो मौलाना मरवाते हैं, अगर वो नहीं मानता है तो फिर उसका तख्ता पलट हो गई, वो तो हमको पता है। लेकिन सर ये जो अपने अंदर जो फ्रंट खड़ा हो रहा है, जो अभी कुछ दिन पहले एक राजनेता का बयान आया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हम हार गए थे, हमारी एयरफोर्स जो ग्राउंडेड हो गई थी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये लोग क्यों हमारी जीत में हमारी हार ढूंढे जबकि पूरा विश्व हमारी सेना का पराक्रम ठीक देख है। चुका है? चलिए, इस पर वैभव आएंगे। एक दो सवाल और ये इकट्ठे कर गद्दार लेंगे। हैं, गद्दार। हाँ। आप समझ रहे हैं, गद्दार। ठीक है, और सवाल जी, एक दो सवाल जयचंद इकट्ठे है ये कर- भारत के। हाँ, आसिम मुनीर की जो नेतृत्व शैली है, नेतृत्व तो कैसे बोल दिया आपने? डरपोक आदमी, शैली बोल दो, मैं मान नेतृत्व कहाँ से हो उनकी गया? जो शैली है उससे आप बाकी जो उनके पहले सेना प्रमुख रहे हैं उनसे कितना अलग आप मानते हैं? आप बताएंगे? ठीक है जी। पहली बात तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप सबको पता है पाकिस्तान आर्मी पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी आर्मी है जिसने आज तक कोई जंग नहीं जीती और कोई इलेक्शन हारा नहीं। तो जंग वो जीत नहीं सकते और इलेक्शन वो हार नहीं सकते। तो ये जब तक हमें तो सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, जब तक ये पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता चलेगा तब तक ये जो खेल है ये चलता रहेगा। अब शैली आपको पता है, देखिए कोई भी चीफ बनता है तो कुछ तो उसमें होगा ना जो चीफ बना है ना, तो इसमें भी है। और लेकिन अब ये कंफ्यूज है कि क्या ये हाफिज है, क्या ये मुल्ला है, क्या ये बिजनेसमैन है क्योंकि ब्रीफकेस लेके जा रहा है, क्या ये डिप्लोमेट है क्योंकि डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये बिचौलिया है, इन तीनों का बीच का है, क्या ये आर्मी का चीफ है, क्या ये सीडीएफ है, क्या ये फील्ड मार्शल है या फील्ड मार्शल है? तो इतने सारे इसने टोपियां पहन लिए हैं कि एक रावण था और एक अब आसिम मुनीर हो गया। ठीक, एक सवाल जी जी। मतलब इतना ये कहना चाहती हूँ कि आसिफ मुनीर का ये डर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, हम इंडियन को। ये डर अच्छा है, ये डर बहुत बरकरार अच्छा है। है। अच्छा है। चलिए, और सवाल जी जी जी। फिनाज, हाँ जी। कितने लोगों ने यहाँ धुरंधर देखी? हाथ खड़ा करो। देख ली। ओके, सलाम अलैकुम लियारी। कोई याद है आपको? लियारी के अंदर पाकिस्तान के सब मौलवियों ने बैठ के इसके बरखिलाफ एक फतवा निकाल दिया, मुनीर के खिलाफ। मुनीर के खिलाफ। ठीक जी। सवाल और किसका है? वो पॉलिटिकल फतवा है, कुछ नहीं होगा उसका। नहीं, फतवा तो निकल गया ना। जी जी जी, आपका सवाल वो है? भी कहां से निकला? लियारी से, कराची से। चलिए, तो हमारी जनता कह रही है कि भाई ये डर अच्छा है, अब इस डर में कुछ हम अपना भी फायदा देख लें। वैभव जी देखिए, हमारा तो लगे हाथ से कहते हैं ना, मौका भी है दस्तूर भी है, तो देखिए अगर कहते हैं ना कि वो शेर है कि घर को आग लगी घर के चिराग से, ठीक है, तो अगर पाकिस्तान को आग अगर वहां का ही अपना एक चिराग लगा रहा है तो हमें कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा वहां पे कुछ करने की। हमको वहां पे थोड़ा तेल प्रोवाइड करने की जरूरत है कि वो चिराग थोड़ा जल्दी जले और वो
मुझे लगता है कि वो हम कर रहे हैं और हमको करते रहना चाहिए। और एक जो सवाल मुझसे पूछा गया कि ये देश के अंदर जो लोग हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन्होंने बयान दिया कि किस तरीके से जो है कि हमारे सारी एयरफोर्स ग्राउंडेड थी। पहली बात तो ये है कि इस तरह के पॉलिटिशियंस के बारे में, इस तरह के जो एक्टिविस्ट हैं उनके बारे में मुझे कहने की जरूरत ज़्यादा कुछ नहीं है। बिपिन रावत हमारे जो CDS थे, लेट बिपिन रावत, उन्होंने ऑलरेडी हाफ फ्रंट की बात की थी कि हम 2 फ्रंट नहीं 2.5 फ्रंट पे लड़ रहे हैं। एक फ्रंट चाइना का है, एक फ्रंट पाकिस्तान का, और एक आधा फ्रंट जो देश के अंदर बैठा हुआ है। और आप तारीख उठा करके देख लीजिए, भारत का इतिहास इससे ही भरा पड़ा है कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खोले गए हैं, बाहर से कभी कोई नहीं अंदर आ पाया। तो अगर आपकी दिल्ली शहर से अगर 50 किलोमीटर की दूरी पे अगर 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक पढ़ा लिखा डॉक्टर लेकर के बैठा हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि अब ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाएगा। और यही वो लोग हैं जो कभी शाहीन बाग में बैठ जाते हैं, कभी कहीं जाके बैठ जाते हैं, और दीपू चंद्र दास और जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, लेकिन इनको फिलिस्तीन में राफा तक दिखाई देता है, ढाका तक नहीं दिखाई देता। तो जिनको राफा तक दिखाई देता है लेकिन ढाका दिखाई नहीं देता, तो ऐसे जो लोग हैं ये हमारे यहाँ पैरासाइट्स हैं, ठीक है। ये इस देश के लिए दीमक है जो इस देश को अंदर से चाट रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, और हमको सबसे ज्यादा इनसे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बाहर तो फौजी खड़ा है बॉर्डर पे, वो तो देख रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, वो वीरगति को भी प्राप्त हो रहा है, वो उनसे लड़ भी रहा है। क्या हम एक समाज के तौर पे, एक जागरूक नागरिक के तौर पे अपने समाज के अंदर खड़े हैं? क्या हम जागरूक हैं? क्या हम अपनी आंखें खोले हुए हैं? क्या हमको चीजें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? आई थिंक वैभव, व्हाट मैटर्स है, जो आपका सवाल था ना, उसमें मैटर क्या है, ये जो हम 100 लोग हैं, इनमें से कौन बिलीव कर रहा है इस बात को कि हमारी एयरफोर्स ग्राउंडेड थी? अगर कोई आप कर रहा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना? कोई नहीं अगर कर रहा, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हाँ, ज्यादा या ना? मैटर करता है। और उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी एक बात कर रहा हूं, चलिए 1 सेकंड को मेरे सामने उन्हीं को खड़ा कर दीजिए कि जी ग्राउंडेड थी, तो अगले दिन उड़ी कैसे? भाई आप एक बात बताओ, जब ग्राउंड हो गई तो भाई साहब वो 11 एयरफील्ड पे कौन आया था? भूत आया था किसी का? तुम्हारा देखिए, प्रूफ जो होते हैं ना वो अपने आप सामने आते हैं। मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना कि कौन एयर में था कौन नहीं था। आप एक बात बता दीजिए, इतनी दूरी पर 200, 300, 314 किलोमीटर पर जाकर अगर हमारी मिसाइल जाकर स्ट्राइक कर रही है, तुम्हारी एयर डिफेंस जो थी वो ग्राउंडेड थी क्या? आपकी एयर डिफेंस भी ग्राउंडेड थी, आपका रडार भी ग्राउंडेड था, आपके जहाज भी ग्राउंडेड थे। हमने जो तबाही मचाई उसके वीडियो पाकिस्तानियों ने बना के मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं, एविएशन सेक्टर्स के उन्होंने दिया सबूत, उन्होंने सबूत दिया, उन्होंने एक्नॉलेज किया है। और हम एक बात बताऊं, ये धुरंधर पिक्चर आई थी ना, पहले दिन ध्रुव राठी का वीडियो आ गया था कि कितनी बेकार पिक्चर है। अब 1000 करोड़ कमा लिए ना, तो वो जो है, जो झूठ होता है वो एकदम से उभर के आ जाता है, लेकिन जो सच है वो परतों से खुलता है। कोई अच्छी चीज है, कोई बेहतर चीज है, कोई प्रोफेशनल आर्मी है, वो अपने आप पता चलेगा, सच दिखेगा, एयरफील्ड पे दिखेगा। हाँ, एक हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम बोल तो बहुत कुछ सकते हैं, हम मतलब पाकिस्तान की बुराई कर सकते हैं, उनका जो भी कर सकते हैं, पर बोलने से कुछ नहीं होता। क्या हम उन्हें, उनकी मदद नहीं कर सकते, उन्हें अच्छा नहीं बना सकते? अरे मतलब भाई, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। वो रोजाना चिल्लाते हैं कि हम टेररिज्म से सफर कर रहे हैं, इसलिए हमने वो 9 टेररिस्ट कैंप उनके मारे हैं, क्योंकि उनकी टेरिटरी में थे, उनके ऊपर ये प्रॉब्लम ना आए। हम तो हमेशा यही कर रहे हैं। लेकिन बिहारी वाजपेयी बस लेके गए लाहौर, अच्छी बात करने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, कि हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप ये आतंकवाद वगैरह छोड़ दीजिए, हम दोनों देश उस गुर्बत से लड़े जो गुर्बत आपके देश में भी हमारे देश में भी है। तो क्या हुआ? कारगिल किसने किया? पाकिस्तान की फौज ने। कौन? परवेज मुशर्रफ। और वहां पे हमने चढ़ के मारा उस पहाड़ के ऊपर। उस पहाड़ के ऊपर जब फौजी को पता चल रहा है ऊपर दुश्मन बैठा है, तब भी भारत की फौज ने चढ़ के मारा, और उनके इतने मारे, हमारे जो नुकसान हुआ उससे डबल उनका नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब यह है, हमने बहुत कोशिश करी है। अच्छी बात इसे हजम नहीं होती, इसे गंदी बात करनी है, गंदे काम करने हैं, कुल मिला के कहानी का सार ये है। जी हाँ, वैभव से मेरा सवाल था कि अभी तक पाकिस्तान की कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर सकी? देखिए, अच्छा आप बताइए। नहीं, अच्छा नहीं, देखिए बात यह है कि 5 साल तो कोई सरकार पूरी नहीं कर सकी, और कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। लेकिन अब
आसिम मुनीर के को ये क्रेडिट है कि अब हर आर्मी चीफ 5 साल का टेन्योर जरूर पूरा करेगा, जो 3 साल का टेन्योर था। ठीक है, और वैसे भी सरकार को टेन्योर अगर पूरा वो करने की मारा जरूरत नहीं क्या गया उससे है? पहले। आर्मी ही चला रही है सब कुछ, तो सरकार को टेन्योर नहीं भी पूरा करे तो चलता रहेगा नहीं सब तो कुछ। देखिए बात यही आयरनी है ना ये कि जिस देश में कोई प्रधानमंत्री 5 साल का टेन्योर नहीं पूरा किया, वहां पे अब हर आर्मी चीफ 5 साल का टेन्योर सर, ये करेगा। आयरनी ये भी तो देखो वैभव के इमरान खान आपको वर्ल्ड कप विजेता, इंटरनेशनल फिगर, आपकी अगर पाकिस्तान की पहचान होती है कुछ शख्सियतों की तो इमरान खान का नाम आता जरूर है। आपके देश का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, प्रधानमंत्री रहा है, और आज आप कह रहे हैं कि वो पागल है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे हैं कि वो पागल है, उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। तो आप क्या सोच है आपके देश की? नहीं, ये पर्सनल वेंडाटा भी है। एक बात आपको बता दूं, मुनीर वाज अ फास्ट बॉलर बाय द वे ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। वो Selection फास्ट नहीं हुआ बॉलर थे, टीम में। लेकिन वो क्रिकेटर नहीं बन पाए। तो एक पर्सनल वो भी है ना ग्रज कि मैं नहीं कर पाया। देखिए पाकिस्तान का जो इतिहास है वो ब्लंडर्स, स्प्लेंडर्स और सरेंडर्स का है। ब्लंडर, स्प्लेंडर एंड Splendors and सरेंडर। surrender। ठीक है, तो आप एक ऐसी फौज जिसका ये इतिहास है, तो उसकी जो खमीर है ना, उसका जो डीएनए उस फौज का, उस फौज की जो सिखलाई है वो उसके अंदर है। अब वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ फौज में ही है, आवाम में भी है। और देखिए इमरान खान नहीं, आवाम में है वो। आवाम में भाई, फौज आवाम से ही आ रही है ना। आवाम से ही आ रही है। ठीक है, फौज कोई मार्च से तो नहीं आ रही है, वो उसी पाकिस्तानी सोसाइटी से आ रही है। और ये पाकिस्तानी पंजाबी सुन्नी मुसलमान है, उसको जो जुबान समझ में आती है उस जुबान में हमने ऑपरेशन सिंदूर में सिखाया। और देखिए इमरान खान के साथ क्या प्रॉब्लम है, इमरान खान खुद भी तो 2 नंबर आदमी है ना। वो कौन सा सादिक और अमीन है? उसने नवाज शरीफ के साथ जो किया है, जितने उसने शादियां की, जितने अफेयर्स की, उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर का गंद पड़ा हुआ है। तो वो पूरा मुल्क ही उसी तरीके का है। वो एक ऐसा मुल्क है जहां पे जिहाद ही पनप सकता है, जिहाद ही सर्वाइव कर सकता है। आप मुझे बताइए, एक हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब आप देखिए उनको इंडिया में नहीं दुनिया में स्टेट्समैन करके उनको एड्रेस किया जाता है आज तक, उनके जाने के बाद भी। एक उनका 2 नंबर साइंटिस्ट था, ठीक है, उसको खुद पाकिस्तान आर्मी ने अंदर डाला, जिसने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बनते ही वो लेके पहुंच गया, कभी लीबिया को बेचने, कभी सीरिया को बेचने। तो ये पूरा का पूरा मुल्क, वहां का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वहां की जो आर्मी है, वहां का जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां की जुडिशरी है, वहां के जो जजेस हैं, सब कुछ 2 नंबर है। 2 नंबर कहते हैं ना कि 2 नंबर तरीकों से बनाया गया था मुल्क, 2 नंबरी पे चल रहा है। और 2 नंबरी आवाम है, 2 नंबरी जनरल्स हैं, 2 नंबरी सब कुछ है। चलिए एक सवाल जी और 2 नंबरी वालों को आप सिखा नहीं सकते, वो जो आप टोपी वाले पूछ रहे थे। जी सर, मेरा ये सवाल है मैं कि- देती हूँ। ब्लड में पाकिस्तान के ब्लड के हर आदमी में मतलब खुराफाती उल्टा सीधा करना। ठीक है, बैठिए। मैं ऐसा ही है, वो कह रही है खुराफाती है भाई, वो उनको धुरंधर ही चलेगा। जी सर, मेरा ये सवाल है कि मुनीर तो आईना दिखाया था, मतलब उस पाकिस्तान वाले मुनीर तो आईना दिखाया। मुनीर को, और आपका भी सवाल है बराबर में? पहली आपको भी पूछना नहीं? पहली बात मैं ये बता दूं कि वो एक डिवाउट सुन्नी मुसलमान है। शादी के बाद ये अफवाह हो रही थी कि शिया बन गए, शादी के बाद कन्वर्ट कर गए शिया करने में, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है वो डिवाउट सुन्नी। अब उनको आईना कौन दिखाएगा? वो रोज देखते हैं, लोग थूकते हैं, मीडिया वालों में बैन है, लेकिन वहां लोग उनके पोस्टर पे थप्पड़ मार रहे हैं। जब मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाता था अपनी गाड़ी चला के, तो हर ट्रक के पीछे रहील शरीफ का एक फोटो होती थी और उसको अल्लाह से के समान माना जाता था, रहील शरीफ को। ये पहले वो हैं आसिफ मुनीर, ऐसे बने हैं जनरल जिसको लोग क्योंकि इतनी गुर्बत है, इतनी किल्लत है, नौकरी है नहीं, सब कुछ, और वो बोलते हैं कि इंडिया की चूरन देके इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। तो इनके अगेंस्ट जो हेटरेड है वो रोज देखते हैं, जब शीशा देखते होंगे। साहब ने बताया ना, AK-47 लेके अपने तकिए के नीचे सोते हैं। किस लिए सोते हैं? यही तो शीशा है, यही शीशा है, बंकर में रहना यही शीशा। जब कल NCA में गए थे UAE के उनको मिलने, तो वो लोग बोल रहे पीछे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। जब वो लीबिया गए थे तो लोगों ने दिखाया, आपने फोटो में इंडिया तो सीना चौड़ा करके नहीं, बल्कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जो चलता है अपनी फौज के आगे नहीं, बल्कि पीछे दुबक कर बंकर में रह जाता है जब किसी भी तरह की युद्ध स्थिति आती है। तो फिर सोच के देखिए कि कितना डरा हुआ डरपोक फील्ड मार्शल है मुनीर, और अब उसके मौत का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है। उसने अपनी कब्र खुद खो दी है और अपने दुश्मन इतने पाल लिए हैं कि कौन सा धुरंधर कब आके उसको निपटा कर चला जाएगा, बस इसी का इंतजार बाकी। आप सभी आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शानदार ऑडियंस के लिए भी जोरदार